जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे और उसके रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम जो डिस्कशन की वो थी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में कि मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड किस किस तरह से रिएक्शन करता है। तो मैंने वो बहुत सारे रिएक्शन से उनको समअप किया, कोशिश की कि उसको मैं एक अच्छे वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। तो मेटल्स के साथ तो रिएक्शन हो गया नाइट्रिक एसिड के। अब बेटे कुछ चंद चीज़ें मतलब लाइक नॉन मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट, सेमी मेटल्स या जिन्हें मेटलॉइड्स भी कहते हैं, और बेसिस के साथ रिएक्शन बाकी हैं जो कि हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए नाइट्रिक एसिड जब बेटे नॉन मेटल्स कौन कौन सी, लाइक कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड है वहाँ पे नॉन मेटल्स ही हैं। तो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस की फॉर एग्जाम्पल है आपकी बुक में कि इनके साथ नाइट्रिक एसिड किस तरह से आपके पास रिएक्शन करता है। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर रखें कि जब भी नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा ना तो वो उनके ऑक्साइड्स में उनको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या देता है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ये नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन करके उनको उनके ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं पहला रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूँ, दैट इज द रिएक्शन विद कार्बन। मान लेते हैं हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ। अब कार्बन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही है, नाइट्रिक एसिड ज़्यादा कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं हम 4। तो देखो 4 आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन है, तो कितने वाटर बनेंगे? इससे बनेंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 बन गए H2O। अब कार्बन ने किसमें कन्वर्ट हो जाना है? अपने ऑक्साइड के अंदर, मतलब जो चीज़ बनेगी यहाँ पे दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बाकी क्या बच गए? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो 4 आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो मतलब बेसिकली यही होता है कि जब भी कोई नॉन मेटल आता है इन द कॉन्टैक्ट विद नाइट्रिक एसिड तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फॉर एग्जांपल हियर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? ऐसे होता है आपके पास। सिमिलरली अगर मैं सल्फर की एग्जांपल लेता हूँ तो सल्फर का अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ, सल्फर का पहला रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, सल्फर का रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटे सल्फर है आपके पास, वो भी जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, जब भी वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, बनाना उसने भी यही अपना ऑक्साइड। मतलब मान लेता हूँ मैं इसको बैलेंस कर दूँ जरा, तो हम 6 ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल। तो देखो 6 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल है ना, तो इससे कितने वाटर बन सकते हैं? कितने बनेंगे? 3। तो मैं लिख देता हूँ 3 बनेंगे आपके पास H2O, और सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने सल्फर के ऑक्साइड में, दैट विल बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, हियर सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, और बाकी क्या हो जाएंगे? 6 आपके पास नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब है 6 आपके पास बच जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। समझ आ रही मेरी बात? तो ऐसे ही होता है, आपके पास ऑक्साइड ही बनता है सल्फर का, दैट इज SO3। सर बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, जरा देखें बुक में क्या लिखा हुआ है? H2SO4। पता है क्या होता है? बनता ऑक्साइड ही है, लेकिन अगर मैं ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को जरा ऐसे लिख दूं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, असल में जो SO3 बनता है वो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है ना इसके साथ फौरन कंबाइन हो जाता है और आपके पास क्या बना देता है? बना के देगा। देखो अगर इनको कंबाइन करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाए SO3 के साथ, तो ये बना देते हैं H2SO4। तो इस वजह से आपके बुक में H2SO4 लिखा हुआ है, लेकिन असल में बेसिकली ऑक्साइड ही बनते हैं आपके पास जो हमारे पास होता है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल में फास्फोरस है, तो फास्फोरस को भी चलो मैं कर देता हूँ। फास्फोरस आपके पास क्या करेगा? देखिए जरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन फास्फोरस जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? HNO3 के साथ, तो ये भी क्या बना देगा? असल में बनता इसका भी ऑक्साइड ही है, बनता इसका भी ऑक्साइड ही है, ठीक है ना। P2O5 बन जाएगा, P4O10 बन जाएगा, लेकिन वो भी वाटर जो बनेंगे साथ उनके साथ रिएक्शन कर देगा। यहाँ पे हमें चाहिए 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे बुक में है कि आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे? यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एक तो एसिड दैट इज H3PO4 दैट इज कॉल्ड एज फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपके पास 5 है नाइट्रिक एसिड, तो 5 तो बन जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और बाकी वाटर। देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ निकल गए, तो 2 तो वहाँ पे बचे हुए ना, मतलब 1 बन जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है कि जब भी आपके पास नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो बनना क्या है? ऑक्साइड। आगे वो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना दे, वो एक अलग कहानी है, अलग स्टोरी है, लेकिन असल में बनता क्या है? ऑक्साइड। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मूव करते हैं सेमी मेटल्स के साथ कि सेमी मेटल्स क्या करते हैं। सेमी मेटल्स की एक सिंपल सी बात, सेमी मेटल्स जब भी रिएक्शन करेंगे किसके साथ? आपके नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये एक एसिड बनाएंगे
आगे मैं सेमी मेटल के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल M, ठीक है ना, H2MO4, मतलब फॉर एग्जांपल अगर AS होगा तो H2ASO4, अगर स्ट्रिबियम होगा तो H2SbO4। तो मतलब इन्होंने बनाना क्या है, हमेशा एसिड बनाना है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सुने, आपके पास फॉर एग्जांपल है आर्सेनिक AS से शो करते हैं। देखो आर्सेनिक जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा HNO3, कितना नाइट्रिक एसिड ले लें, 5 ले लें, पता क्या होगा, देखो जरा, सबसे पहले तो एसिड बनेगा, क्या होगा एसिड, सॉरी H2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे H3 है जी, अब ठीक है, H3MO4 बनेगा। अच्छा, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, आपके पास बना देगा H3ASO4, दैट इज एसिड। तो मतलब मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स हमेशा अपने एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ निकल के 2 बच गए वहाँ पे, तो उनसे क्या बन जाएगा, 1 वाटर और बाकी क्या बच गया, 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्योंकि 5 नाइट्रिक एसिड लिए थे तो 5 ऑक्साइड बनेंगे। मतलब जब भी आप किसी सेमी मेटल का रिएक्शन करवाएंगे आपके पास एक एसिड बनने वाला है, फॉर एग्जांपल लाइक हियर H3ASO4, मैं यहाँ पे Sb ले लेता हूँ, स्ट्रिबियम ले लेता हूँ, ठीक है ना, फिर भी यही होगा कि HNO3 5 के 5 ही बनेगा, क्या H3SbO4 और साथ एक वाटर मॉलिक्यूल और 5 नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, जैसा कि हमें पता है कि 5 नाइट्रिक एसिड लिए, देखें तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा इस टाइप का। M की जगह आपको सेमी मेटल अटैच करते जाएं। इक्वेशन देखें, इनऑर्गेनिक में इक्वेशंस मिलती जुलती हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये देखो फास्फोरस वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन कितनी सिमिलर है। तो आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए, इतना भी प्योर रट्टा नहीं है, लगाना पड़ता है इनऑर्गेनिक में, लेकिन एक ट्रेंड पता होता है, इसमें ट्रेंड चलता है कि ये टाइप है, ये केमिकल है, ये इसके साथ ऐसे रिएक्शन देता है, और इससे फिर उसके बाद फिर आसानी हो जाती है। आपको मेन चीज़ ये करना है, और ये जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके जेहन में ये चीज़ें रह जाएँ। अब रिएक्शन है विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, FeSO4, H2S, HI, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला मैं रिएक्शन करवा देता हूँ FeSO4 के साथ, फर्स्ट रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ कैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास है FeSO4, और आपको पता है FeSO4 जब भी आता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आता है, तो यहाँ पे आपके पास उसके साथ होगा H2SO4, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। अब देखें जब इनका रिएक्शन होगा तो बेसिकली आपके पास क्या होगा और क्या बनेगा। पहले तो मैं इसकी बैलेंस कर देता हूँ इक्वेशन में कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें FeSO4 चाहिए यहाँ पे 6, और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए यहाँ पे 3, और नाइट्रिक एसिड हमें चाहिए यहाँ पे 2। अच्छा देखिए अब हमारे पास क्या होने वाला है, वही कि जो Fe है यहाँ पे देखें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, अब उसने कन्वर्ट हो जाना है आगे +3 में, तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। देखो मतलब ये कहना ये चाह रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब आपका नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। अब हमारे पास होगा क्या, होगा सिर्फ ये कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन गिनो पहले, कहाँ हैं, ये देखो 6 और ये 2 8, 6 और 2 8 हाइड्रोजन है, कितने वाटर बन सकते हैं, 4। तो सबसे पहले आप बना दो यहाँ पे 4H2O, लो जी हाइड्रोजन तो गए काम से, हाइड्रोजन को तो निकाल के बाहर फेंको। उसके बाद 2 नाइट्रिक एसिड यूज़ किए, 2 नाइट्रिक एसिड यूज़ किए ना, तो क्या बनेंगे, 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। तो यहाँ पे बना दो 2NO, 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। बाकी जो बच गया आपके पास, फिर आयरन बच गया और सल्फेट बच गए। तो आपके पास क्या होता है कि आयरन अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 थ्राइस, इस फॉर्म जहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। ओके, तो ये 6 थे तो इससे कितने बन सकते हैं, 3। तो इस तरह से मेरा बेटा हुआ ये कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लें कि इसके ऊपर होता है -2, तो आयरन के ऊपर क्या होगा +2, लेकिन अब यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो चुकी है, मतलब आयरन की क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। फिर ये लॉस होके +3 में गया ना, मतलब जब आपका नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एक्सप्लेन, तो इसके आंसर में आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में ले लेता हूँ। दूसरी एग्जांपल इसका है रिएक्शन विद H2S, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल बेटे HNO3 है और आप इसका रिएक्शन करवाते हैं H2S के साथ। ओके, वंस अगेन आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए 2 और ये चाहिए 3। अब इनका कैसे रिएक्शन होगा, ये कैसे आपके पास चीज़ें बनाएंगे। पहले हाइड्रोजन के ऊपर कितने हैं, 6 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे 8, तो कितने वाटर बनेंगे सोचो ज़रा। वाटर आपके पास बन जाएंगे 4, 8 हाइड्रोजन से 4 वाटर मॉलिक्यूल। चलो हाइड्रोजन तो गए। अब सल्फर ने हमेशा अलहदा हो जाना, मतलब अब सल्फर यहाँ पे ऐसे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। कितने सल्फर थे शुरू में, सल्फर थे 3, तो यहाँ पे भी 3 सल्फर आ जाएंगे, मतलब 3 बन गए हमारे पास सल्फर। बाकी फिर क्या बचा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बचेंगे, क्योंकि 2 लिए थे तो 2 ही नाइट्रोजन के यहाँ पे ऑक्साइड बन गए। मतलब अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप देखो सल्फर जो पहले यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 पे +2, तो ये -2 में था, तो अब ये कहाँ पे चला गया 0 में। तो -2 से 0 तक का सफ़र कैसे होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड तो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है या खुद ये रिड्यूस हो जाता है, एक ही बात है। तो ये आपके पास सेकंड हो गया। थर्ड इसकी एग्जांपल आपकी बुक में जो दी गई है वो आपके पास क्या हो सकती है, जरा सुनिएगा। वो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड आप ले रहे हैं, देखिए बार बार यही रिपीट हो रही है। नाइट्रस एसिड में भी यही था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में भी यही रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है सारा कुछ। तो देखो आपके पास बेटे 6 हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें और आप उनका रिएक्शन करवा दें 2 नाइट्रिक एसिड के साथ, 2HNO3। अब इस तरह से आपको ये फ़ौरन याद होना चाहिए कि जहाँ पे भी हम लेंगे 2 नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो इस तरह से आपको ये याद करने में मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए होगा कि हाइड्रोजन गिनो कितने, 6 और ये 2 8 लो, फिर वही मतलब बार बार 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो बना दो फिर, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो आपके पास बन जाएंगे 4H2O बन गए। बाकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने बनेंगे, 2 नाइट्रोजन के बन गए ऑक्साइड, और बाकी ये आयोडीन है 6, तो 6 से कितने आयोडीन बन सकते हैं, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल। तो आयोडीन जो पहले था आपके पास -1 में, अब वो चला गया है 0 में। तो -1 से 0 तक का सफ़र कब होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसके रिएक्शन हो गए रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना। तो हाउ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या हाउ नाइट्रिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो तीनों इक्वेशन है, जो मर्जी आप लिख लें, योर आंसर विल बी करेक्ट। रिएक्शन विद बेसिस, लो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाइट्रिक एसिड है, एसिड है ना। तो एसिड और बेस के दरमियान मुझे एक चीज़ बताएं, एसिड और बेस के दरमियान जब भी रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, whenever a acid react with a base it will form salt and water। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही बात। तो बेस अब ऑक्साइड भी हो सकता है, बेसिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं। चलो पहले तो बेस सिंपल बात करते हैं। आपके पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, रिएक्शन आप इसका करवाते हैं NaOH के साथ, तो क्या होता है कि आपके पास ये H इस OH से मिला और ये Na इस NO3 से मिला, क्या बन गया आपके पास, यहाँ तो बन जाएगा H2O और आपके पास क्या बन जाएगा NaNO3। ये आपका है साल्ट, ये आपका है वाटर, ठीक है ना। तो वही हो गया ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई बेसिक ऑक्साइड भी ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक, फिर भी यही काम होगा। देखिए ज़रा HNO3 आप ये ले लें, फिर क्या होगा, देखो होना तो वही है कि कैल्शियम ने क्या बना देना है, कैल्शियम ने बना लेना है नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, यहाँ पे फिर हमको लगाना पड़ेगा, तो कैल्शियम क्या बनाएगा, नाइट्रेट। कैल्शियम यहाँ से 2 नाइट्रेट लेगा, मतलब ऐसे ही होगा ना कि ये कैल्शियम यहाँ से नाइट्रेट 2 निकालेगा और बना देगा कैल्शियम नाइट्रेट, ओके। और बाकी फिर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिले तो क्या बन गया आपके पास H2O, वंस अगेन साल्ट एंड वाटर। तो ऐसे ही होता है बेटे। सिमिलरली जैसे आप रिएक्शन में बेस करवा रहे हैं, अगर इसका आप कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड है, तो कार्बोनेट्स में से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाजमी इवॉल्व करेगा। तो ये आपके पास हो गए हैं जितने भी बेटर रिएक्शन पॉसिबल थे। आगे हम इसके पढ़ेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज एक्वारिजिया और इसके यूजेज, जो कि इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, एक्वा रिजिया, अ केमिकल विच कैन डिजॉल्व गोल्ड। अच्छा, बचपन से खाओ सुनते आ रहे हैं कि 1 और 1 11, 1 और 1 11, तो मैं केमिस्ट्री में ढूंढता रहा कहाँ है 1 और 1 11, 1 और 1 2 ही मिलते रहे मुझे, तो पता नहीं क्या क्या मिलता रहा, थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा वो डाला, पता नहीं क्या क्या बन गया। तो केमिस्ट्री तो ऐसे ही है, नोटी है थोड़ी, क्या करें। लेकिन एक्वा रिजिया पढ़ते वक्त ये बात सच साबित होती है। कैसे? आपके पास मान लेते हैं एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने कोई एसिड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो HCl है, HCl। आप HCl के अंदर या HCl का एसिड आपके पास पड़ा है, उसके अंदर गोल्ड का टुकड़ा ऐड कर दें, गोल्ड को AU से शो करते हैं, इसका सिंबल है, गोल्ड इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। आप एक और बीकर ले लें और उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं क्या, आप उसके अंदर ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। आप इसके अंदर भी कोई ऐसा मेटल ऐड कर दें लाइक गोल्ड, जो कि बड़ा ही स्टेबल हो बेटे, वो भी इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये ऐसे मेटल्स हैं, स्पेशली गोल्ड और प्लैटिनम, जो कि एसिड्स के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। कोई भी एसिड हो उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करते, डिजॉल्व उसके अंदर नहीं हो सकते। डिजॉल्व तो कोई चीज़ तब होती है जब उसके अंदर जाए और उसके अंदर साथ कोई कंपाउंड बना ले, लेकिन गोल्ड और जो प्लैटिनम या पैलेडियम है वो बहुत ज़्यादा इनर्ट है। तो HCl के अंदर अलहदा डाल लें, वो कभी भी मिक्स होके आपके पास उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे, HNO3 के साथ ऐड करें। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि 3 मोल ले लूं HCl के और 1 मोल ले लूं नाइट्रिक एसिड का, मतलब इन दोनों बीकर्स को आपस में क्या कर लूं, मिक्स कर लूं, मतलब ये 2 एसिड्स को बेटे आपस में मिक्स कर लूं। मिक्स करने के बाद अब मैं क्या बनाऊं, एक सोल्यूशन बना लूं। अब इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास HCl और HNO3 के मिलने से एक रीजेंट बना पड़ा है। अब वो जो रीजेंट है बेटे, उस रीजेंट को हम नाम देते हैं एक्वा रिजिया। क्या नाम देते हैं? एक्वा रिजिया, गोल्ड डिसॉल्विंग। अब इसके अंदर अगर आप गोल्ड ऐड करेंगे, प्लैटिनम ऐड करेंगे, कोई भी मेटल दुनिया जहान का ऐड कर दें आप इसके अंदर, वो बेटे इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो असल में एक्वा रिजिया क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड्स। अब उन एसिड्स में कौन कौन सी चीज शामिल है? एक तो आपका है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है आपका HCl, जो अकेले तो डिसॉल्व नहीं कर पाते लेकिन इकट्ठे मिलकर डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? देखो फॉर एग्जांपल कैसा होता है रिएक्शन इनका। आपके पास है आपका नाइट्रिक एसिड, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आपके पास HNO3 लिखना था, लेकिन मैंने इसको ओपन करके लिख दिया ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। और 3 आप वॉल्यूम क्या लेंगे HCl, मतलब अगर आप 10 ml ले रहे हैं ना, क्या अगर आप 10 ml ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड तो आपको 30 ml HCl लेना है। ओके, मतलब इनका जो वॉल्यूम रेशियो होनी चाहिए या मोल रेशियो होनी चाहिए 1:3 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना नाइट्रिक एसिड ज़्यादा डाल दिया HCl कम, नहीं, ध्यान रखना है। अच्छा बेटे, जब नाइट्रिक एसिड और HCl का हम सोल्यूशन बनाते हैं तो ये आपस में करते हैं रिएक्शन। कैसे? यहाँ पे जो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये 4 हाइड्रोजन जो हैं, 3 ये और चौथा ये, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं, 2 ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं और 4 हाइड्रोजन से कितने आपके पास वाटर बन सकते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये बना देते हैं 2 बेटे वाटर के मॉलिक्यूल्स। पीछे क्या बच गया? पीछे आपके पास बचा ये NO, ठीक है, और ये Cl। अब इन Cl में से 2 Cl जो हैं ये मिलते हैं आपके पास और आपके पास बना देते हैं Cl2, क्लोरीन गैस। बाकी के पास क्या? NO और Cl, बेटे ये मिलके आपके पास एक नया कंपाउंड बना देते हैं, दैट इज NOCl। ये है सारी फसाद की जड़, ये करेगा सारा काम तमाम, NOCl। NOCl को हम कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अब ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है? जब इन 2 एसिड्स को हम ऐड करते हैं, इन दोनों एसिड्स को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या? नाइट्रोसाइल क्लोराइड, NOCl। अब ये जो आपका है NOCl, क्या नाम है इसका? NOCl, जो आपका बेटे नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, ये क्या करता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। अब जब ये डिकम्पोज होता है ना, तो ये बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है
और साथ भी क्या निकलती है, उससे साथ आपके पास निकलती है क्लोरीन। वो जो क्लोरीन निकलती है ना वो नेसेंट होती है। नेसेंट मतलब वो आपके पास किसी चीज़ के साथ कंबाइन नहीं होती, वो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में होती है। और आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आपके पास एटॉमिक फॉर्म के अंदर है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो आपके पास ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये मेरा बेटा आगे इस रिएक्शन के अंदर अगर आप गोल्ड ऐड करेंगे ना, गोल्ड ऐड करेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं यहाँ पे बेटे गोल्ड ऐड करता हूँ, गोल्ड क्या होता है Au, तो ये जो नेसेंट आपके पास क्लोरीन निकले हैं, जो नेसेंट आपके पास क्लोरीन निकले हैं 3, ये क्या करेंगे, फौरन से गोल्ड जो कि पहले बहुत ज़्यादा इनर्ट था, इसका गरूर तोड़ेंगे, इसके साथ मिलेंगे और आपको इसको कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड के क्लोराइड में, AuCl3। प्लाटिनम आएगा तो प्लाटिनम के क्लोराइड। समझ आ गई? तो इस तरह से जो गोल्ड था आपके पास वो इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले डिसॉल्व नहीं होता था। तीनों इक्वेशंस और ये कॉम्बिनेशन ईच एंड एवरीथिंग याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट दिस चैप्टर ऑफ योर बुक। चेक कर ले पास पेपर कितनी दफ़ा है वो। तो ये जो सोल्यूशन होता है इसको एक्वारिजिया कहते हैं। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें, अच्छे तरीके से कीजिएगा। इट्स ऑल फेवरेट, वेरी 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 कमाल शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा अब आओ आखिरी खत्म करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपके पास बेटे फिजिकली कैसा होता है ये आपके पास जानने की चीज़ है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एसिड जितने भी होते हैं ना उनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, वो ना पंजेंट ही होती है। वो मतलब कह लें कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छे स्वीट स्मेल के नहीं होते, एसिड है ना तो पंजेंट स्मेल रखेंगे। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसकी आपके पास जो स्मेल होती है ये पंजेंट होती है और ये पानी से ज़्यादा विस्कस होता है। विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है पानी से। इसकी डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा चलो ये तो हो गया आपके पास इसके बारे में बातें। अब ना इसकी एक और मज़ेदार बात ये है, मज़ेदार तो नहीं है, बहुत नुकसानदेह है कि बेटे ये ना एक्सप्लोसिव एजेंट्स बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जब यही नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा फिनोल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता था, ये आपका नाइट्रिक एसिड जब नाइट्रेशन करवाते हैं फिनोल की तो क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड, ऐसा ही है ना। और फिर नाइट्रिक एसिड में क्या होता था आपके पास, यहाँ पे NO2 आ जाता था, यहाँ पे भी NO2 आ जाता था, यहाँ पे भी NO2 आ जाता था। 2,4-ट्राइनाइट्रोटॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉल भी, मतलब ये आपके पास क्या है TNT, सॉरी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। बेटे ये आपका एक्सप्लोसिव एजेंट है, फिनोल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये एक्सप्लोसिव एजेंट बनाता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। इसके अलावा अगर इसका रिएक्शन करवा लें आप नाइट्रिक एसिड का किसके साथ, टोल्यूइन के साथ, जिसका मैं भी जिक्र करने वाला था, टोल्यूइन। तो टोल्यूइन क्या होती है, टोल्यूइन होती है बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर आपके पास लगाओ CH3। सारा ऑर्गेनिक में चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर है 9। तो अगर इसकी हम नाइट्रेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के तो आपके पास ये बन जाता है। अब दिस वन इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ TNT। तो मतलब जब ये रिएक्शन करता है बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ तो ये बहुत सारे मतलब आपके पास एक्सप्लोसिव एजेंट्स बनाता है। अब इनमें फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, दैट इज ग्लिसरीन, ठीक है ना। ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपके पास बनाता है एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोग्लिसरीन। क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। अब ये ना लिक्विड होता है। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये कि ये लिक्विड होता है, मतलब अगर एक ड्रॉप ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन करें जो कि लिक्विड है, ये एक्सप्लोसिव एजेंट लिक्विड होता है, और उसको रख लें, ये इतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लोसिव है कि अगर आपके पास एक ड्रॉप पड़ा है, आपने ऊपर गलती से थोड़ा मार दिया ना, तो थोड़ा जब उसके ऊपर मारेंगे तो जो आप एनर्जी लगाएंगे मैकेनिकल, वो आपके पास उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गई, ये टूट जाएगा, धमाका आ जाएगा, इतना ज़्यादा ये अनस्टेबल है। तो मतलब नाइट्रिक एसिड इस लिहाज से खतरनाक है कि ये बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोसिव एजेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है फिर आपकी ज़ाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कि रिलेटेड टू हैं योर डिफेंस। ओके, वैसे यूजेस क्या है, लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है रीजेंट के तौर पे, नाइट्रेशन करवाने के लिए, किसी जगह कुछ करवाने के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन कंटेनिंग, लाइक आपके पास अमोनिया, और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोसिव एजेंट्स जैसा कि अभी देख लिया आपने,
और वार्निशेस ऑफ ऑर्गेनिक डाइज। अब इनमें जो डाइज बनाने वाला काम है ना, एक्सीडेंट नाइट्रोजन आपके पास क्या होता है, इनका एक कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं एजो कंपाउंड्स। तो उनसे जो डाइज बनती हैं उनको बोलते हैं एजो डाइज। इनके बड़े इंटेंस कलर होते हैं, बड़े गाढ़े रंग के ये डाइज होती हैं। तो इसको फिर ऑर्गेनिक डाइज वगैरह बनाने के लिए, डाइज किसे कहते हैं, जो रंगने के लिए चीज़ की जाती है जिसका कोई कलर हो, तो ये डाइज के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो बेटे इसी के साथ आपका ये जो नाइट्रिक एसिड वाला पोर्शन है, नाइट्रोजन वाला पोर्शन है, सारा वो ख़त्म होता है। ये जो पोर्शन है ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।